स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आपका? एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का ध्यान एकदम ध्यान दो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मेरे को ये जानने का है कि एग्रीगेट डिमांड जो चैप्टर है उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि भैया देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे पूरे देश में, उन सब का अगर मैंने डिमांड को एक्यूमुलेट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। ठीक है, बट इसमें हल्का सा यश में ट्विस्ट था, याद है आपको कि एग्रीगेट डिमांड में क्या देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके डिमांड को हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, या कुछ थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था हल्का सा? क्या है साहब? एस्टिमेटेड रहेगा, सही बोला। ठीक है, यानी कि सर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्चुअली में जो डिमांड हो रहा है सामान का उसको डिटरमाइन नहीं करता है, बट क्या डिटरमाइन करता है कि कितना एस्टिमेटेड डिमांड होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एग्रीगेट डिमांड चैप्टर जो है वो आखिरकार जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स होता है, गवर्नमेंट होता है, वो क्यों यूज करता है? ताकि देश का जो प्रिडिक्शन हम लोग कर सके कि आखिरकार नेक्स्ट ईयर डिमांड कितना आएगा, उसके लिए अपन क्या निकालते हैं? एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज व्हाट? इट इज एस्टिमेटेड इन नेचर। इट इज व्हाट? एस्टिमेटेड इन नेचर। ठीक है, और अल्टीमेटली डेफिनेशन तो उसका वही दिया हुआ है। ठीक है, क्या सर दिया हुआ है डेफिनेशन? इट रेफर्स टू द व्हाट? ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी इज व्हाट? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग अपन किसके लिए करता है? पहले के लिए, बाद के लिए? ठीक है, पहले करता है अपन ताकि अपन बाद की आउटकम्स को संभाल सके। तो पूरा का पूरा जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि सारा का सारा सेक्टर्स आप प्लानिंग टू बाय, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज वाला वर्ड आ गया है, और गुड्स एंड सर्विसेज वाला वर्ड हमारे जीडीपी वाले चैप्टर नेशनल इनकम में भी अपन ने पढ़ा था। तो यानी कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपस में क्या है? बढ़िया तरीके से लिंक थोड़ा थोड़ा है। समझ में आया? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, क्या डिमांड का मतलब है आपका? इट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू बाय इन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, प्लानिंग करने का सोच रहा है एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स इज नोन एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? अब क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर कई सारी चीजें फॉल होगी, राइट? तो इसको सिंपल करने के लिए वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, वी हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स? वी हैव वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट वाज हाईली इंस्पायर्ड कहां से? एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि डिमांड करने के लिए मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, तो जिन जिन फॉर्म में आपका एक्सपेंडिचर है उनको जोड़ दो तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको? डिमांड मिल जाएगा। तो इनके 4 कंपोनेंट्स है आपके। ठीक है, क्या क्या है आपके? सबसे पहले से जो डिमांड करते हैं वो किसमें करते हैं हम लोग? नॉर्मल सामान का, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बराबर। क्या बोलते हैं उसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको अपन किसे डिनोट करता है? एज सी। कैसे डिनोट करता है? एज सी। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा तार वैसे लिया। ठीक है, कैसे डिनोट करता है? एज सी। दिस इज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो डे टू डे लाइफ में अपन ने बिस्किट खा लिया, ठीक है, संभव कॉफी मंगवा लिया, वो सारे क्या है आपका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको क्या डिनोट करता है? एज सी। नंबर 2, कभी कभी हम लोग पैसे को खर्चा नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या होगा आपका? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको अपन डिनोट करता है एज आई। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैड बेसिक कंजम्पशन व्हिच वाज सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच इज आई। नंबर 3, ठीक है, जैसे हम खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी खर्चा करता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको अपन डिनोट करता है एज जी। एंड नंबर 4, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कैसे निकालता है अपन? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। इसका लॉजिक क्यों अपन नेट एक्सपोर्ट्स को लेता है वो मैंने आपको नेशनल इनकम में बता दिया था। ठीक है, क्योंकि अपन देश का रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग इसको लेते हैं। तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए, राइट? तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब समझ में आया, और ये क्या रहता है आपका? एस्टिमेटेड रहता है। इसके 4 कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, वो जो बैक स्टोरी है सब कुछ है वो सब एक कट कर रहा है। ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली समझ सके कंटेंट वाला पार्ट। ठीक है, क्या क्या रहेगा? 4 कॉम्पोनेंट्स: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी एंड नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एडी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आपको आता है तो प्लीज वर्बली बोलेगा, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा उसी बारे में। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो एडी हैज 4 कंपोनेंट्स, ये चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर मुझे क्या मिलता है, एग्रीगेट डिमांड मिलता है। ठीक है, विच आर नॉट सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक, दिक्कत या तकलीफ? ठीक है, नहीं है कोई सा भी। ठीक है, नाउ सर समझने के लिए हम लोग केवल दो ही सेक्टर को कंसिडर करते हैं, वो कौन सा था आपका? वैसे तो चारों को ही कंसिडर करना चाहिए, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस, इनफैक्ट अभी आप लोग दो पढ़ोगे, आगे जाके जब फर्दर पढ़ोगे तो तीसरा और चौथा भी आपको पढ़ लेना मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एडी के लिए अपन दो कंपोनेंट को समझ रहे हैं, जो कि कौन सा रहेगा, ई और आई। ठीक है, समझने के लिए खाली, राइट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एडी इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई तकलीफ मुझे बताइए, नहीं है? हो जाएगा, चार कंपोनेंट, उसमें से दो कंपोनेंट को अपन कंसिडर कर रहे हैं। नाउ सर ये जो दो कंपोनेंट है, कौन से सी एंड आई के, आपको याद है इनके भी फर्दर बच्चे हैं? ठीक है, तो पहला बच्चा का नाम क्या था बताइए, सी का। ठीक है, आप पैसे नहीं कमा रहे हो अभी फिलहाल, फिर भी आप खर्चा कर रहे हो। आप अभी इनकम नहीं कमा रहे हो, फिर भी आप खर्चा कर रहे हो। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको अपन डिनोट कैसे करता है, एज सी बार। ठीक है, यानी कि वो कंजम्पशन विच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑनलाइन वाला लोग भी आंसर बताया, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज सी बार। एक तो हो गया कि मैंने इनकम नहीं कमाया तो भी मैंने खर्चा किया, बराबर, उसको कैसे क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और साथ ही साथ मेरे को बताओ आप लोग, मेरा जब बाद में इनकम बढ़ेगा तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मेरे को बताओ। सही बात है ना, पक्की बात। अभी इनकम नहीं है तब भी मैं खर्चा करता हूं, तो जब मेरा इनकम आएगा तब भी मैं खर्चा करूंगा या नहीं करूंगा? सही बोला या नहीं बोला? ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करता है, एज सर डेल्टा वाई की वजह से, यानी कि डेल्टा वाई मतलब इनकम चेंज होने की वजह से आपका कंजम्पशन भी चेंज होता है। इनकम चेंज होने से आपका कंजम्पशन भी चेंज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये क्या हो गया, इंड्यूस कंजम्पशन बोलता है इसको, यानी कि इनकम जब बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो सी के दो बच्चे को समझ में आ गया आपको? ठीक है, आई के भी दो टाइप्स से, याद है किसी को? बच्चे तो नहीं है बट टाइप से। ठीक है, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक का नाम था आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक क्या था आपका, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जहां पे लगे कि दिक्कत आ रहा है आपको, मेरे को बता देना, ठीक है ना, रुका देना मेरे को। ठीक है, मैं हल्का सा फ्लो में जा रहा हूँ, सॉर्ट ऑफ एक हाइब्रिड कर दिया बिटवीन रिवीजन एंड वो वैसे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो मेरे को बता देना, ठीक है। एक क्या बताया मैंने तुनेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या हो गया, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। समझो क्या था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, किसी को याद है क्या था? क्या था? ठीक है, अगर आपका इनकम हो या नहीं हो, इरेस्पेक्टिव द इनकम, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े, बेसिकली जैसे एग्जांपल, आपको बेसिक इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, फ्लैट का बेसिक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, चाहे आपका इनकम हो या ना हो, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आप करोगे ही करोगे हमेशा। उसको अपन क्या बोलता है, पूरा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलता है अपन, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या रहता है, फिक्स्ड। इनकम बढ़ा या इनकम कम हुआ उससे कुछ भी फर्क नहीं होता। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि हमें हमेशा ही करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यू कैन राइम आल्सो। देखो यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन देख रहे हो आप यहाँ पे, इसका मतलब क्या था कि इनकम हो या नहीं हो, आपका कंजम्पशन तो होगा ही रहेगा। और ऑटोनोमस भी क्या है, इन्वेस्टमेंट भी क्या है, कि आपका इनकम हो या ना हो, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। इसका किसी को चार्ट याद है? ठीक है, क्योंकि आपका इनकम चाहे कुछ भी हो, आपका इनकम चाहे कुछ भी हो, वाई क्या डिनोट कर रहा है आपका, इनकम। वाई किसको डिनोट कर रहा है, इनकम को। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपका इनकम चाहे हो या नहीं हो, कुछ फर्क पड़ता है क्या इन्वेस्टमेंट का? नहीं पड़ता है। तो जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा आपका, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक मुझे बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है, दिस इज व्हाट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और सर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अपना इनकम बढ़ता है, जैसे एग्जांपल आपका इनकम पहले 10,000 रुपया था, आपका इनकम 10,000 रुपया से 40,000 रुपया हो गया,
तो आप सोचते हो ना यार, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता हूँ, शेयर्स वगैरह खरीदता हूँ, गोल्ड वगैरह खरीदता हूँ, ताकि आगे जाके लिए मेरे लिए बेनिफिट हो सके। तो वैसा इन्वेस्टमेंट भी अपन करता है या नहीं करता है? बट वो इन्वेस्टमेंट कब करता है? जब पैसा होता है या पैसा नहीं होता है? जब पैसा होता है तभी ऐसा इन्वेस्टमेंट अपन करता है। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी इनकम बढ़ेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जब मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जब मेरा इनकम नहीं है तो मैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, और यहाँ लिखो वाई, यहाँ मैंने लिखा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, तो कैसे होगा वो? सर शुरू तो जीरो से ही होगा, और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। समझ में आया आपको? दो टाइप का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको याद है ना, हम लोग जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हैं उसमें एक आदमी है जिसका नाम है केन्स बाबू। ठीक है, केनीशियन जी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट तो दोनों टाइप का है, ऑटोनोमस भी है और इंड्यूस भी है, बट आपको कंसिडर करना किसको है? खाली ऑटोनोमस को। मतलब कि यानी कि पढ़ा तो दोनों दिया आपको, बट जब हम लोग केन्स का बात करेंगे, जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड का बात करेंगे अर्चिता जी, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट को लेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, वर्षा जी को याद है का? तो 100%। ठीक है, समझ में आया? सी प्लस आई का पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, 100% चार्ट भी समझ में आ गया। मैंने पीछे का जो चार्ट का पार्ट था उसको पहले ही करा दिया आप लोग। ठीक है, चाल से हो गया? ये समझ में आ गया ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप मुझे बताइए रिया, क्या कंजम्पशन कभी भी जीरो से शुरू होगा? क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या इनकम जीरो से शुरू हो सकता है? हो सकता है। इनकम जीरो से शुरू नहीं होगा। अभी इनकम क्या कर रहा है? अरे वो तो सेविंग्स है भाई। ठीक है, इनकम नॉर्मली किसे शुरू करेगा तुम? बात समझ में आया क्या? तुम तो ये बात बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है पर तुम चैरिटी कर रहे हैं कि खाइए, आप खाना चाहिए आपको, खाना वाना ये लीजिए, 500 रुपए लीजिए मेरे से। इनकम नहीं है, 500 रुपए देके आ रहा है, तो वो नेगेटिव चला जाएगा। सेविंग्स कब नेगेटिव से शुरू होता है? इनकम तो जीरो से शुरू होगा। समझ में आया आपको? चलेगा, इनकम कैन बी जीरो। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? डन। ठीक है, आप मुझे बताइए कंजम्पशन कर्व अगर मैं बनाऊं, कंजम्पशन कर्व, तो आप लोग के लिए आसान है या नहीं मुझे बताइए। सो एक बार ट्राई करते हैं बना के। ठीक है, मैं कंजम्पशन कर्व बना रहा हूँ। सर कंजम्पशन कर्व जो है ना सर, सिंपल है सर, वो जीरो से शुरू होगा, और क्या? सिंपल है, ऐसे बना दो, हो गया। क्यों? थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, सी बार, कुछ यहां से, और फिर वो भरते रहेगा क्या? ठीक है, इसको अपन क्या बोलेगा? सी। और ये वाला पार्ट क्या है रे? सी बार, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इन्वेस्टमेंट याद है क्या जो ऊपर बनाया था मैंने? कौन सा लेना है मेरे को? ऑटोनोमस वाला, विच इज व्हाट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलेगा बिल्कुल। और इन दोनों को अगर मैंने खुशी मिला दिया, सी और आई को, तो मुझे क्या मिलेगा? एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के दो बच्चे थे, याद है ना आपको, या भूल गए बच्चों का नाम? सी प्लस आई। ठीक है, इन दोनों को मैंने अगर जोड़ दिया तो वो क्या रहेगा आपका? एडी। ठीक है, एडी लक्ष्य साहब, इसके ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? सी कर पे ऊपर रहेगा। ठीक है, क्या बात है। और ये दोनों क्या रहेगा? एडी कर्व और सी कर्व क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों के बीच गैप क्या है? इन दोनों के बीच में गैप इन्वेस्टमेंट है। एडी और सी के बीच में गैप क्या है? इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अगर कभी भी कोई दो लाइन के बीच में गैप कांस्टेंट है तो वो क्या होता है? पैरेलल होता है। सिंपल। समझ में आया कर्व? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, ये हो गया बेसिक कर्व नंबर 1। ठीक है, विच इज व्हाट? एडी कर्व, कंजम्पशन कर्व एंड इन्वेस्टमेंट कर्व। फाइन एनफ, समझ में आया आप लोग? क्लियर है? इसी को लिखना लिखना है, हो जाएगा। आगे बढ़ू? ठीक है, आइए। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इज प्लानिंग। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक मार्क के लिए पूछा था प्लानिंग वाला पार्ट। ठीक है, गलती ना करें। ठीक है, डायरेक्टली आपको ईडी का डेफिनेशन आएगा, ये मैं आशा नहीं करता हूँ सीबीएसई में। ठीक है, सेवा में देखे ना, मर्जी है उनका। ठीक है, फोर कंपोनेंट्स है, यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द फोर कंपोनेंट्स, यू विल नॉट बी आस्क्ड अबाउट द फोर कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या क्या? सबसे पहला क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर अपन करता है। थोड़ा फास्ट रीडिंग कर रहा हूँ अभी के हिसाब से। ठीक है, क्या है आपका? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो नॉर्मली हाउस होल्ड वगैरह करता है, नॉर्मल खर्चा, इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट क्या है सर? जो कि आप प्राइवेट फर्म्स करता है किसके ऊपर? कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा? कैपिटल। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखोगे सबसे पहले? परचेज ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड, ये क्या हो गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फर्म्स अगर करता है किसके ऊपर? कैपिटल गुड्स के ऊपर। मशीनरी वगैरह परचेज किया आपने, क्योंकि याद होगा आपको। ठीक है, मैंने अगर अपने पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदा तो वो कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है? कंजम्पशन, क्योंकि मैं उसको नॉर्मली यूज कर रहा हूं। और मैंने अगर अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदा
तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं उससे आगे जाके बेनिफिट कर रहा हूँ। मैं उबर में काम करता हूँ और उबर के लिए गाड़ी खरीद रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे जाके मैं उससे पैसे कमाऊंगा तो वो मेरे लिए एसेट बनेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आया आपको? लैपटॉप वाला एग्जांपल याद है प्रॉपर्ली, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स वाला पार्ट, ठीक है चलेगा? की बात आइए, गवर्नमेंट खर्चा क्या है सर? सर गवर्नमेंट जो खर्चा करता है किसके किसके ऊपर, कंज्यूमर या फिर कैपिटल गुड्स के ऊपर। एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट आपको पता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस वी हैड टू कंपोनेंट्स व्हिच इज व्हाट, सी प्लस आई, एंड बाय आई आई मीन व्हाट, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चार्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये चार्ट को एक बार पहले देख लो आप लोग, ठीक है, बेसिक चार्ट है। इनकम क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ क्या है, अजम्पशन के ऊपर है, तो इनकम अज्यूम हो रहा है, तो इसलिए प्रॉपर्ली अज्यूम हो रहा है। देखो 0, 100, 200, 300, 400 के हिसाब से कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि अपन इनकम को क्या कर रहा है, अज्यूम कर रहा है। तो अजम्पशन तो ऐसे ही करेगा कि आज मेरे पास कोई रुपया नहीं है, बाद में थोड़ा ज्यादा होगा, फिर थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसे ही करेगा ना अज्यूम। और कंजम्पशन भी क्या होता है, शुरू से ही कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है, एंड विथ इनकम इंक्रीज योर कंजम्पशन ऑल्सो टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, बट ध्यान में आपको है, जिस रेट में इनकम बढ़ता है उस रेट में कंजम्पशन बढ़ता नहीं है, होता है ना? जिस रेट से अपना इनकम बढ़ रहा है उस रेट से कंजम्पशन बढ़ता नहीं है। एंड क्योंकि अपना इनकम ज्यादा रहता है और कंजम्पशन भी बढ़ता है, ऐसा नहीं कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, बट अपना इनकम जो है उसका रेट ऑफ इंक्रीज, उसका रेट ऑफ इंक्रीज इज हायर देन इन कंपैरिजन टू कंजम्पशन। तो मेरा इनकम क्या है, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो क्या बचेगा, सेविंग्स होगा या नहीं होगा, मुझे बताइए, सेविंग्स होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बना दूं क्या, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते थे, सेविंग्स का। ठीक है, सही बात है, क्योंकि इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग्स होता है। सही बात है, इनकम का जो पोर्शन मैंने कंज्यूम कर लिया तो क्या बचेगा आपका, सेविंग्स कर्व बचेगा। सही बात है। पहले वाले केस में मुझे बताइए कोई सेविंग्स हो रहा है क्या? अरे सर सेविंग्स नहीं हो रहा, उल्टा क्या हो रहा है, सर पुराना सेविंग्स को मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इनकम तो है नहीं, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ। उसका एग्जाम्पल मैंने लॉकडाउन वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, उस समय इनकम नहीं था बट खर्चा हो रहा था, उसको अपन किससे यूज कर रहे थे, अपने सेविंग्स को तोड़ के। तो डिस सेविंग्स का मतलब क्या होता है, सेविंग्स को तोड़ के, व्हाट डिस सेविंग्स, बराबर। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए कितना है, अभी भी 100 रुपए, 100 रुपए का इनकम है और 120 रुपए का खर्चा है, तो अभी भी कितना हुआ, -20। अभी भी क्या कर रहे हो, डिस सेव ही कर रहे हो। फिर नेक्स्ट केस में क्या हुआ, जीरो हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है या नहीं बोलता, जिस पॉइंट में आपका इनकम इज इक्वल टू व्हाट, कंजम्पशन एंड योर सेविंग्स इज इक्वल टू, ये दो कंडीशन याद है आप लोगों को, क्या क्या था, कंजम्पशन एंड इनकम आर इक्वल एंड सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, और दो याद है किसी को, क्या था, एपीसी इक्वल टू 1 और एपीएस इक्वल टू, ठीक है याद है, बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को, चलेगा? ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में कितना आया आपका, 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80। तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम इज हायर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम इज हायर इन कंपैरिजन टू व्हाट, कंजम्पशन, इसकी वजह से आपका सेविंग्स कर्व क्या होता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। और सेविंग्स कर्व को तो अपन बहुत ब्यूटीफुली बताया था, याद है ना, सेविंग कर्व और आवर लाइफ कर्व। हम अपना जिंदगी कैसे शुरू करते हैं, नेगेटिव से शुरू करते हैं लाइफ, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पहुंचेंगे, जीरो। और एक बार अगर आप जीरो बनना सीख गए, उसके बाद तो क्या है, तेज आपको भागना ही है। सही बात है, तो ये तो अपना लाइफ कर्व है, तो बहुत इजी कर्व है, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे सेविंग्स कर्व में आई बिलीव किसी को इश्यू नहीं हो रहा होगा। आप मुझे बताइए सेविंग्स कर्व को अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो पहले तो आप एपीसी वगैरह बना देते, ठीक है ना, नया तरीके से बता रहे, ठीक है, ये क्या है आपका इनकम, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेविंग्स। कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा क्या, और इस पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, इस सेविंग्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर ऊपर का सी बार के चक्कर में सेविंग्स को मेरे को डिसेव करना पड़ रहा है, इसलिए ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, डिसेव। देखिए सेविंग्स कहाँ से शुरू होता है, नेगेटिव से शुरू होता है, और फिर जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहते हो, फिर आप कहाँ पहुंचते हो, फिर उसके बाद क्या होता है आपका, बढ़ते रहता, चलेगा? ठीक है क्या, ठीक है। और इनकम कर्व कैसे बनेगा रेस में, देखो तो इनकम कर्व, इनकम याद है क्या, देखो तो कैसे बढ़ेगा, सर जीरो है पहले, उसके बाद 100 हुआ, फिर 200, फिर 300, फिर 400, ठीक है, एकदम इक्विडेस्टेंट लेवल पे जब बढ़ता है तो कैसा बढ़ता है सर, हमेशा 45 डिग्री एंगल में बढ़ेगा, ठीक है, हमेशा किस डिग्री में बढ़ेगा आपका, 45 डिग्री में बढ़ेगा। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल, या कोई दिक्कत है यहाँ तक?
ठीक है, तो मैंने 4 कर्व कराया दिया आप लोगों को। कौन सा कर्व कराया मैंने आप लोगों को? ठीक है, कौन सा कर्व करवाया आपको? कंजम्पशन कर्व करवा दिया, इन्वेस्टमेंट कर्व। कंजम्पशन कर्व थोड़ा सा एक्स से ऊपर से शुरू होता है और फिर बढ़ता रहता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम कर्व के एकदम इक्वल लेवल पे बढ़ता है क्योंकि एस्टिमेटेड है, तो वो कैसे बढ़ता है? 45 डिग्री एंगल में बढ़ता रहता है। सेविंग्स कर्व में तो कोई भूलने का दरकार ही नहीं है आप लोगों को। नेगेटिव से जिंदगी शुरू हुआ, जीरो हुआ और फिर बढ़ते रह गया। ठीक है, और फिर कौन सा कर्व पढ़ा अपन? इन्वेस्टमेंट का, उसमें तो टेंशन ही नहीं है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। चारों का दिमाग में सेट। एडी का तो दोनों क्यूमुलेशन है। ठीक है, चलेगा? इज इट फाइन? ओके, ठीक है, नेक्स्ट। भूत लिखा था रे हम। ये कर्व दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे आप लोगों को सही कर्व बनाया हुआ होगा मेरे हिसाब से, ये वाला आपके बुक में प्रॉपर कर्व बनाया हुआ होगा शायद तक मेरे हिसाब से। ठीक है, इस पे थोड़ा गलती था, तुम्हारे करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पढ़ लीजिए फटाफट। क्या क्या था सर? खाली फर्स्ट पॉइंट पढ़ा तो हमको आता है। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो। क्या कंजम्पशन पॉजिटिव रहता है इनकम लेवल जीरो की वजह से? उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, ऑटोनोमस कंजम्पशन को टिक करके 2 मार्क्स लिख लीजिए। कभी कभी 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेशन पूछ लेता है, तो पता रहना चाहिए। ठीक है, से कुछ बोलता ना अपसेट हो जाएगा नहीं तो। इतना अच्छे से पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछ लिया। ठीक है, इसलिए 2 मार्क का थ्योरी कभी पूछ लेगा तो आप समझ जाइए। और ऐसे क्यों बोल रहे हैं पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। एडी का स्लोप क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज व्हाट? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डन? क्लियर? पूरा साफ? ओके, नेक्स्ट। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लियर है? कंफर्म बोलो पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ता है। विद दैट योर एडी वाला पार्ट is स्वाहा। ठीक है, नॉट बेसिक कॉन्सेप्ट है स्वाहा। ठीक है, याद है तो पहला क्लास पे आप लोग को 3 क्लास पे एडी कराया था खाली, अब आप लोग को वो भी क्या दिन थे। ठीक है, शिवांश को खाली समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, बेशरम लोग। और अभी अभी बोल रहे हैं। ठीक है, आओ, आप सब बोल रहे हैं। आइए, नेक्स्ट क्या? एडी समझ में आ गया, 4 कर्व आपको समझा दिया मैंने। अब दूसरा कौन सा समझना है अपने को? एएस कर्व। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सर एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मतलब क्या हुआ? सर डिमांड को उल्टा कर दो। आप किसी को अगर डिमांड करना तो किसी को सप्लाई भी तो करना पड़ेगा। और कार्तिक ये तो एस्टिमेटेड हो ही नहीं सकता, राइट? ये भी एस्टिमेटेड है। ये भी क्या है? विलिंग है क्या? बोलता है हाँ सर विलिंग। बोला जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी सप्लायर्स है देश में, दे आर विलिंग टू सेल एट वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और दैट इज नोन एज व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, सेम डेफिनेशन वहां पे था, प्लानिंग टू बाय, यहाँ पे था विलिंग टू सेल या सप्लाई। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे इट्स नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। सभी के सभी जितने भी सेलर्स है पूरा, ठीक है, सभी ने जितना भी इच्छा किया बेचने का, उसको अपन क्या बोलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। बट आपको याद होगा अपना जो केन्स बाबू था, केन्स, ठीक है, उसका वो प्यार किससे ज्यादा था? उसका लव किससे था ज्यादा? ऑटोनॉम से तो था ही, साथ में किससे था? डिमांड। याद है ना, डिमांड पुल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो केन्स हमेशा प्यार किससे किया? वो बोला एएस के बारे में, बट उसका प्यार क्या था? ठीक है, समझ में आया क्या? चलेगा, तो एग्रीगेट डिमांड से ही पूरा डिस्कशन किया था, इसलिए याद है ना एक्सेस डिमांड वाला केस में भी देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा डिस्कशन किसके ऊपर था? एग्रीगेट डिमांड। तो उसका प्यार किसके साथ? कृष्ण जी का स्टोरी है। ठीक है, समझ गए तो आप लोग? ठीक है, एडी से प्यार है, बाकी आप समझदार हो। चलो ठीक है, चलो एग्रीगेट सप्लाई में मतलब समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? अब एग्रीगेट सप्लाई अगर मैं निकालू, उसका मतलब क्या हो? जितने भी सेलर्स है, वो जितना भी सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं पूरे साल में, उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर सभी लोगों ने अपना सामान बेच दिया तो मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो मैं सभी के सभी पैसे को इकट्ठा कर लिया, उसको क्या बोलता है? नेशनल इनकम। समझ में आया? तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। देख रहे हो आप लोग, एग्रीगेट सप्लाई और क्या लिखा हुआ आपका? और इनकम और नेशनल इनकम। तो कैन आई से एएस इज इक्वल टू वाई? कैन आई से एएस इज इक्वल टू वाई? बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच हैज टू बी सप्लाइड इन एन इकोनॉमी। और उसको बेच के क्या मिलता है मेरे को? पैसा मिलता है। उस पैसा को क्या बोलता है अपन? पूरा देश का इनकम, उसको क्या बोलता है अपन? नेशनल इनकम। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, पक्की बात। और ये जो मुज्जर जी है, ठीक है, ये जब इनकम कमाएंगे, ठीक है, तो ये सलून वलून जाएंगे, वहां खर्चा करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे मुझे बताइए? ठीक है, मुझको ट्रिम विम कराएगा, सेट कराएगा बढ़िया से। ठीक है, बोलता है भैया इतना बाकी लोग फोकस पे भी डाला था जितना आप कर दिया मेरे लिए। ठीक है, रिदम भी देख रहे झुक झुक के, देखो तो उसको। ठीक है,
अब मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, उसका शेविंग वगैरह कराएगा, ठीक है, तो प्रीमियम करवाएगा, जो भी करवाएगा करवा लेगा ना तुम आराम से, ठीक है। खर्चा करेगा और साथ में क्या करेगा ये, सेव करेगा या नहीं करेगा, जब ये पैसा कमाएगा थोड़ा बहुत खर्चा करेगा, थोड़ा बहुत सेव करेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट, नेशनल इनकम। और इनकम का एक पोर्शन आप क्या करते हो, तो पहले तो कंज्यूम करो, ठीक है, पहले क्या करोगे, कंज्यूम, दूसरा क्या करोगे आप, ठीक है। और हम लोग को संभव लाल चौधरी, ये बताइए कंजम्पशन कर्व आता है क्या बनाना, और सेविंग्स कर्व बनाना आता है क्या, भाई बनाया था, दोनों का आपको ऑलरेडी से पॉलिसी, वेरी गुड। आगे बढ़े, ये क्या लिखा, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाईज व्हाट, सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है, चलेगा। ये कर्व को एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इस पे सारे कर्व्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस कर्व को एक बार ध्यान से देखो, एक बार के लिए सारा कर्व एक जगह मैंने बना दिया है आप लोग के लिए, बट एकदम क्रिटिकली आराम से देखो इसको, ठीक है। सबसे पहला कर्व कौन सा देखेंगे अपन, तो सबसे पहला कर्व अपन देखते हैं इनकम वाला कर्व, एक बार के लिए इजी कर्व है बिल्कुल। अच्छा, बनाते वक्त सबसे पहला कौन सा कर्व बनाना है अपने को, सेविंग्स कर्व, नहीं तो क्या है ना, आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा कैसे बनाने का, ठीक है। सबसे पहले कौन सा कर्व बनाना, सेविंग्स, क्योंकि वो नेगेटिव वगैरह से शुरू होता है, ठीक है। तो शुरू से सबसे पहले बनाना कौन सा आपको, सेविंग्स कर्व। उसके बाद कौन सा बनाने का है सर, इनकम का, क्योंकि तो डिफाइंड है 45 डिग्री एंगल, और उसके हिसाब से कंजम्पशन कर्व को बनाने का, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, जिस पॉइंट में सेविंग्स क्या होगा, जीरो होगा, जिस पॉइंट में एक्स एक्सिस को टच करे हमारा सेविंग्स क्या हुआ आपका, जीरो, उसको क्या बोलता है, ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन योर सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। यानी जो भी आपने इनकम कमाया है उसको आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। जितना आपने इनकम कमाया उसको क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। यानी कि एट दैट टाइम योर इनकम कर्व एंड योर कंजम्पशन कर्व आल्सो शुड इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आया, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा था, जिसमें ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, यानी कि आप कोई भी पैसा बना नहीं रहे हो, आपकी कंजम्पशन वाज इक्वल टू व्हाट, इनकम। अगर आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, उस केस में क्या होता है मुझे बताइए, आपका सेविंग्स क्या होता है, जीरो। हम लोग ने अगर खाली, आप ऊपर का मत देखो, खाली सेविंग्स कर्व को देखो, सेविंग्स कर्व कब जीरो हो रहा है, जब आपका एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तब क्या होता है, सेविंग इक्वल टू, इसी पॉइंट में क्या होना चाहिए, इसी सेम पॉइंट में क्या होना चाहिए ऊपर में, कंजम्पशन और इनकम को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि जब सेविंग जीरो होता है तो कंजम्पशन और इनकम भी क्या होता है, इक्वल। और उसको इक्वल होता है भाई, जीरो नहीं होता है, सेविंग जीरो होता है, कंजम्पशन इनकम क्या होता है, इक्वल। और इक्वल कैसे डिनोट होता है, जब दो कर्व क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। जिसको भी एक बार बना लो तो आप लोग, ठीक है, रफ में फटाफट बना लो तो, हाँ, मतलब स्क्रीन में देख के नहीं, खुद से सोच के, पहले सेविंग्स का बनाने का, फिर इनकम का बनाने का, उसका कंजम्पशन, तो ये क्या क्यूमुलेटिव डायग्राम बन जाएगा आपका, इसलिए मैंने बार बार वो पुराने डायग्राम्स नहीं बनवाए आपसे, ठीक है। ताड़ाताड़ी, हाँ ताड़ाताड़ी, ठीक है, जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी बनाओ प्लीज। मेन इसको बनाना है हम लोग हाईलाइट करने के लिए, द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन कर्व, सेविंग्स कर्व, इनकम कर्व, ब्रेक इवन पॉइंट को तुमको जो जो चीज चाहिए वो बनाओ। सबसे पहले सेविंग्स कर्व बनाओ, फिर इनकम कर्व, फिर उसके हिसाब से कंजम्पशन कर्व। अरे बाकी लोग बना ले, तूने बना लिया, वाह वाह, कितना अच्छा पार्ट, ये लो, बनाया सबने।
ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज व्हाट, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार, और ये वाला क्या है आपका, माइनस सी बार, दिस सेविंग्स। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। यश भाई साहब जी, कह दो, आपको कैसे भूल सकते हो, टीपिया बना देगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। बन गया सबका, बन गया, आगे सिंह बनाया या पेंसिल पहुंचा नहीं अभी तक, तो किसी और कागज पे बना ले। कैसा घोचू की तरह बात करता है तुम, गुनेश का तो संगति खराब है, बता रहा तुमको। ठीक है, आओ समझ में आया, आगे बढ़े। अरे बस बस बस, हो गया। चलो चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉजिटिव कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, ये तो पता ही है, बिकॉज ऑफ सी बार। स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इंक्रीजिंग। सेविंग्स कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, इट स्लोप्स अपवर्ड। शुरू किससे होता है आपका, नेगेटिव से, फिर क्या होता है, जीरो एंड देन पॉजिटिव। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा आपका, जब सेविंग्स इक्वल टू जीरो एंड कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ था सर, यहाँ पे था। ठीक है ना, ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने से पहले सेविंग्स कर्व क्या हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, समझ में आया। तो ब्रेक इवन पहुंचने से पहले सारा कुछ क्या हो रहा है आपका, इससे, उसके बाद चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, देखो क्या लिखा, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो रहा है आपका, बेस सेविंग। और एएस कर्व क्या है आपका, एग्रीगेट सप्लाई इज अ 45 डिग्री। ठीक है, चलेगा, डन। तो आपका बेसिक ऑफ एडी एंड एएस इज डन। ठीक है, बेसिक बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि इसके बाद हमें पढ़ना है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई समझ में आ गया आपको। दूसरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है वो है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू, क्या इन दोनों का बीच में कुछ रिश्ता है क्या, हाँ, क्या रिश्ता है इनके बीच में, है ना। ठीक है, अब प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है रौनक साहब, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, इनकम का कितना पोर्शन अपन क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है कि हमें जानना है रेशियो की तरह कि इनकम का कितना पोर्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर मैं प्रोपेंसिटी टू सेव बोल रिदम तो क्या होगा आपका, इनकम का कितना पोर्शन, थैंक यू मेल मेल रिदम। ठीक है, बोलो रिदम क्या होता है, सेविंग से कितना क्या, सेविंग से कितना पोर्शन, ये जयेश का पावर इतना खतरनाक है, उल्टा पुल्टा बोले देता है लोग बस। ठीक है, क्या होता है, इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो, क्या बोलेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और सेव कर रहे हो तो क्या बोलेगा। ठीक है, आइए अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है आपका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके भी दो टाइप्स बोल लो। एक क्या था, बात नहीं ध्रुव। ठीक है, एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एपीसी। और दूसरा क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज एमपीसी। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी क्या क्या होगा आपका, एपीएस एंड एमपीएस। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताइए एपीसी का मतलब क्या था, अरे फुल फॉर्म नहीं पूछा, दीपी आप बताइए एपीसी का मतलब, जल्दी जल्दी, एवरेज रेशियो, एक्यूरेट नहीं है, सॉरी, सी बाय वाई, थोड़ा सा और को एक्सप्लेन कर सकता है, इनकम का कितना पोर्शन एवरेज में आप कंज्यूम कर रहे हो। एक इकोनॉमी अगर पूरा इकोनॉमी 1 लाख रुपया कमा रहा है, एक इकोनॉमी अगर लाख रुपया कमा रहा है और वो 40,000 रुपया एवरेज में खर्चा करता है, अगर इकोनॉमी कितना कमा रहा है, लाख रुपया,
और वो एवरेज में कितना खर्चा कर रहा है, 40,000 रुपया, तो मैं क्या बोलूंगा, 40% ऑफ द इनकम इज स्पेंट, 40% ऑफ द इनकम इज व्हाट, स्पेंट। कैन आई से उसको क्या मैं 0.4 भी बोल सकता हूं, मुझे बताइए आप लोग। सही बात है, क्या मैं 0.4, अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, 1 रुपया, तो कितना स्पेंड कर रहे हो आप, 0.4। अगर किसी को समझ में नहीं आया, 100 रुपए का कितना परसेंट खर्चा कर दिया आपने, 40%। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का सेम है क्या, है ना। अगर मैंने यही सेम चीज जो मैंने आपको वैल्यू में बताया ना, 1 लाख का और 40,000 का, इसको अगर मैंने रेशियो में बताया, तो वो क्या होगा आपका, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और जो मैंने फर्स्ट डिस्कस किया वो क्या है आपका, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की एक इकोनॉमी एवरेज में इनकम का कितना पोर्शन कंज्यूम करता है। ठीक है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करता है, इन रेशियो। समझ में आ रिदम। ठीक है, तो आपके हिसाब से कैसे निकालोगे आप, सर सर आपने बोला रेशियो में, तो मुझे एक बार तो चाहिए होगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका सर, इनकम, क्योंकि इनकम के हिसाब से होता है कंजम्पशन, राइट। और ऊपर में क्या आएगा आपका, कंजम्पशन। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। तो इसका तरीका क्या है एपीसी निकालने का, सी बाय वाई। इसका मतलब क्या है सर, ठीक है, एवरेज में इनकम का इतना पोर्शन आप कंज्यूम करते। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका, एमपीसी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी था, याद करो आपको, क्योंकि एमपीसी का आगे जाके कई सारे यूज है। ठीक है, हमारे आगे जाके जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें भी क्या है आपका, एमपीसी ही है। सर एमपीसी का मतलब क्या है, कोई मार्जिन है तो दे देगा। ठीक है, डेल्टा सी बाय डेल्टा में तो फॉर्मूला चल रहे थे, मीनिंग बता रहा हूँ एक बार के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल दे दो, आपको समझ में आ जाएगा फटाक से, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है, इनकम है आपका और कंजम्पशन है। ठीक है, पहले इनकम था आपका 1,00,000 रुपया, आपका खर्चा था 50,000 रुपया। ठीक है, इनकम बढ़ के हो गया 2,00,000 रुपया, आपका खर्चा है 80,000 रुपया। ठीक है, तो अब मुझे बताइए एवरेज निकालना तो कैसे निकालता है अपन, इ- इसको डिवाइड करता था इससे, इसको डिवाइड करता है इससे, बराबर। ये हो गया आपका एपीसी। ठीक है, मेरे को क्या निकालने का है अभी, एमपीसी। एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या है, चेंज। कि सर इनकम चेंज होने की वजह से, भाई इकोनॉमी में अगर मैंने देखा कि अगर किसी का 1,00,000 रुपए का इनकम है, तो वो 40% जो है खर्चा करता है, ये मेरे को दिख रहा है एवरेज में। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई इंसान का अगर एक्स इनकम है और वो इनकम बढ़ रहा है, तो उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिसका इनकम 50,000 रुपया है और वो 70,000 रुपये पहुंचता है इनकम बढ़ा के, तो वो अपना खर्चा भी अच्छा खासा बढ़ा देता है। तो ये भी एक बैड साइन है इकोनॉमी का, क्योंकि वो सेविंग्स क्या कर रहा है, कम कर रहा है। खर्चा करना पड़ेगा, बढ़ाना भी पड़ेगा, पर हद बढ़ जाए तो वो भी खराब है, और एकदम ही नहीं हो तब भी खराब है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए आपके लिए तो बढ़िया है, बट इकोनॉमी के लिए क्या है, खराब है। समझ में आया आपको वर्षा जी, हादसा में किसी में, ठीक। समझ में आया आप लोगों को, तो अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ एमपीसी का, कि सर इनकम अगर चेंज हुआ, इनकम क्या हुआ, चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका जो खर्चा है क्या है, खर्चा जो है वो कितना चेंज होता। समझ में आया आपको, इनकम चेंज हुआ तो खर्चा भी कितना चेंज हुआ। तो खुशी में चेंज कितना हुआ इनकम का, और चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करता है ऐसे अपन, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कितना है आपका यहाँ पे, कितना चेंज हुआ, 1,00,000 रुपया, 2 लाख माइनस 1 लाख। और डेल्टा सी कितना है आपका, 30,000 रुपया। तो मुझे बताइए एमपीसी हम लोग कैसे निकालेंगे सर, ये भी रेशियो में होगा क्या, हाँ। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, डेल्टा वाई, ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा सी। कितना रुपया होगा सर, 30,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 1,00,000 रुपया। बाकी लोग आंसर मत बताओ, जो लोग ऑनलाइन कर रहा है, कितना आंसर होगा आपका, 0.3। ठीक है, तो 0.3 का मतलब क्या हुआ, कि सर अगर इनकम मेरा 1 रुपया से बढ़ता है, पहले वाले केस में क्या था, अगर इनकम ही 1 रुपया है तो खर्चा कितना होता, 3 रुपया, 0.3, राइट। और इस केस में क्या, अगर इनकम 1 रुपया से बढ़ता है तो मेरा खर्चा कितना से बढ़ता है, 0.3। समझ में आया दोनों का डिफरेंस, एमपीसी एंड एपीसी, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे एग्जाम्पल याद है कितना था अपना, एपीसी कितना था अपना, 0.7, 0.4, ओके। तो अगर
आपका एपीसी कितना है 0.4, यानी कि इनकम अगर 1 रुपया है तो आप खर्चा कितना कर रहे हो 0.4। तो बाकी क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो ना, तो बाकी सेविंग कितना कर रहे हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, समझ में लॉजिकल है या नहीं है, क्योंकि इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम कर रहे हो इज एपीसी, और इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो इज व्हाट, एपीएस। ठीक है, इनकम चेंज हुआ ना अगर, तो मेरा खर्चा 0.3 से बढ़ जाता है, तो इनकम चेंज होता है तो 0.7 से मेरा सेविंग्स भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, एमपीएस। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, तो क्या मैं एम एपीएस के बगल में लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं फॉर्मूला, सर इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, विच इज रिप्रेजेंटेड एज एस बाय वाई। और एमपीएस कैसे निकालेगा रे, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। इनकम चेंज हुआ तो आपका सेविंग्स कितना चेंज हुआ। और संबीलाल, तुम्हारा तरह इन दोनों के बीच में भी रिश्ता है क्या, बताइए, कंजम्पशन और सेविंग्स का रिश्ता है क्या। हाँ सर, अगर इनकम है तो कुछ पैसा हम कंज्यूम करेगा और कुछ पैसा हम क्या करेगा, सेव करेगा। तो कैन आई राइट एपीसी प्लस एपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, रेशियो में है, रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, ये हो गया पॉइंटर नंबर 1। और पॉइंटर नंबर 2 क्या हो गया, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू, बताइए कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत। ठीक है, डन, क्लियर है यहाँ तक सबको एकदम बढ़िया से, फास्ट तो नहीं हो रहा है किसी के लिए भी, समझ में आ रहा है बढ़िया से एकदम, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है समझ में आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। प्रॉब्लम किसी को, ओ नाखून साफ नहीं हो गया तुम्हारा साफ बढ़िया से। ठीक है, डन हो जाएगा, लिखना है नहीं, वो पीडीएफ चाहिए तो मुंह मांग लेना मेरे से, देख ले कंजम्पशन वाला, कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बात बिल्कुल सेम है कि इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, सी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ वाई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सर इनकम का कितना पोर्शन आप कंज्यूम करें, व्हाट, द कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, बात नहीं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। एपीसी का मतलब समझ में आया आपको, इट इज द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, रिप्रेजेंटेड बाय सी बाय वाई। ठीक है, ये आपका चार्ट बनाया हुआ है, मैंने बोला बात नहीं करना है। ठीक है, ये चार्ट देखो पहले, सबसे पहले इसमें एनालिसिस था, कुछ कुछ याद है आप लोगों को। ठीक है, देखो पहले पहले आपका इनकम ही नहीं है और कंजम्पशन है, तो उससे कुछ एपीसी लिख लेगा क्या, कुछ लिख लेगा नहीं। उसके बाद मुझे बताइए क्या हो रहा है, इनकम कितना है आपका 100 रुपया, और खर्चा कितना है आपका 120, तो कितना बन रहा है आपका 1.20 बराबर, कैसे निकालता है अपन, 120 डिवाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 1.20। फिर क्या हुआ सर, इनकम भी 200 रुपया है, खर्चा भी कितना है 200 रुपया, तो एपीसी कितना आ रहा है 1। ठीक है, फिर क्या हो रहा है 0.93 और 0.90। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर एपीसी 1.20 है, यानी कि अगर वो वैल्यू 1 से ज्यादा है, एपीसी का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्क सेविंग्स कर रहा है या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहा है, सीधा सा बात है ना। सर 1.20 का मतलब क्या हुआ कि आपका इनकम अगर 1 रुपया था, ठीक है, आपको हैक पता था ना, याद है, एपीसी का हैक कैसा था, रीडिंग का लास्ट का पॉइंट पढ़ो, लास्ट का लेटर क्या है आपका, सी, लास्ट का लेटर क्या है, सी। कंजम्पशन इज हाउ मच, 1.20। आपका इनकम कितना है 1, खर्चा कितना है, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, इनकम से ज्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि वो क्या हो गया, इस सेविंग्स या फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेविंग्स। इज इट फाइन और इज इट अ इशू, पक्का यहाँ तक क्लियर है एकदम 100%। नेक्स्ट, अगर इनकम देखो हैक बताता हूँ, कितना आ रहा सी 1, कंजम्पशन इज इक्वल टू 1, एंड व्हाट वाज योर मैक्सिमम इनकम 1, दैट मींस योर इनकम एंड योर कंजम्पशन इज इक्वल, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्रेक इवन पॉइंट के सिचुएशंस, तो कौन से, तो सबसे पहले सी इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, चलो बता देंगे उसके आगे वाला भी। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका खर्चा भी क्या होता रहता है, उस रेट से बढ़ता नहीं है, तो आपका इसलिए देखो एपीसी भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एपीसी का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डायग्राम में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया या नहीं आया पहले हमको बताओ। ठीक है, अब इसी का जो पोर्शन है, ठीक है, वो क्या बनेगा आपका एपीएस बन जाएगा।
जो आपने कंज्यूम नहीं किया वो क्या हो गया, आपने सेव कर लिया। तो पहले वाले केस में क्या रहेगा आपका, डैश। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, लास्ट लेटर पढ़ना है आपको, ठीक है। मेरा इनकम कितना था, 1 रुपया, और मेरा खर्चा कितना है, 1.20। तो मैं सेव कर रहा हूँ, डिसेव कर रहा हूँ, डिसेव कर रहा हूँ, कितना, समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। और आप वैसे भी निकाल सकते हो एस बाय वाई, तो उसमें सेविंग्स वाला पार्ट निकाल के भी कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। बट इसमें तो कॉमन सेंस वाला बात है, इसलिए मैंने एक साथ करवा दिया। सेविंग्स कितना कितना था यहाँ पे, -40, फिर -20, फिर 0, फिर 80 है क्या, अच्छा 20 हो गया, सॉरी 0.20, ठीक है। ये बताओ एक बार के लिए कितना होगा ये, 40। तो कैसे निकालते हैं अपन एपीएस, एस बाय वाई निकालते हैं ना एपीएस। तो कितना है, -20/100 कितना होता है, -0.20। तो वेरीफाई भी हो गया आपका, ठीक है, कि आपका खर्चा कितना था, 1.20, मतलब 0.20 आपने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, तो वो क्या होगा आपका, सेव होगा, -0.20। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है सर, इनकम जो आपका खर्चा है वो कितना है, 1 रुपया, इनकम भी कितना है, 1 रुपया। तो सेविंग्स कुछ कर रहे हो क्या, तो आंसर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, 0.707, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इनकम आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये कितना हो रहा है, 0.10, ठीक है, क्योंकि आप 20/300 करोगे तो यही सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। और 40/400 करोगे तब भी यही आंसर आपका आएगा। यानी क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे आपका शुरू शुरू में कंजम्पशन का वैल्यू तो 1 से ज्यादा रहता है, ठीक है, और उसके चक्कर में सेविंग्स क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है, राइट। जिस पॉइंट में ब्रेक इवन आ जाएगा, उस पॉइंट में एपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1, कंजम्पशन इक्वल टू 1, और सेविंग इक्वल टू 0, ठीक है। एंड जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका एपीसी का वैल्यू कम होता है और एपीएस का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। एपीसी का वैल्यू कम होता है और एपीएस का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक क्या दिक्कत है मुझे बताइए। मैंने बहुत कंसाइज वे में आपको बहुत इंटरप्रिटेशंस बता दिया एक साथ। आई होप इट इज नॉट प्रॉब्लम, तो नहीं हो रहा है ना आपको, इज इट ओके, पजल ऑफ तो नहीं हो रहा है आप एकदम बिल्कुल, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ लिखवा दो चौथा वाला, एम पीपी, सी इक्वल टू वाई था, एस इक्वल टू 0 था, एपीसी इक्वल टू 1 था, और एपीएस क्या होगा आपका, ठीक है। बिकॉज लास्ट लेटर्स पढ़िए, ए का केस में बहुत सिंपल है, लास्ट लेटर्स पढ़िए खाली। कंजम्पशन 1 है यानी सेविंग्स क्या होगा आपका, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है एपीसी या फिर एपीएस में, ठीक है। चल गया बिल्कुल यहाँ पे, आइए बताइए, एपीसी फॉल्स विद द लेवल ऑफ इनकम। क्या एपीसी कभी भी 0 हो सकता है क्या, सर एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, तो कभी भी एपीसी 0 नहीं हो सकता। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। चाल से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा पेशेंस थोड़ा रखो, हो जाएगा, ठीक है। आइए, एमपीसी कैसे निकालते हैं आप, इनकम चेंज होने से आपका कंजम्पशन कितना चेंज होता है, दैट इज व्हाट डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेटा देखिएगा एक बार के लिए, क्या लिखा है आपने, देखिए इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है आपका, डेल्टा सी मतलब कि चेंज कितना हुआ, कंजम्पशन कितना चेंज हुआ बताइए। पहले 40 था, अभी 120 हो गया, तो कितना चेंज हुआ आपका, 80 का। पहले 120 था, फिर 200 हो गया। इस एग्जाम्पल में सेम लिया गया है, जरूरी नहीं कि आपका सेम हो हमेशा। फिर नेक्स्ट कितना है आपका, कितना वैल्यू आया, कितना आया, 80। और इनकम कितने से बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है ना हमेशा इनकम, ये तो पता ही है, एस्टिमेटेड है। तो कैसे निकालेंगे सर हम लोग, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी मतलब 80, इनकम मतलब 100, यानी आंसर कितना है, 0.8। इसका भी आंसर कितना है, 0.8, इसका आंसर भी कितना है, 0. चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि एमपीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर इनकम चेंज हुआ ना, तो लोगों का खर्चा का हैबिट कितना चेंज होता है, ठीक है। बताइए, बताइएगा क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ एमपीसी। ऐसे सुनो ना, एक सवाल है, एक सवाल था, ठीक है, एक सवाल था, अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे को बताओ, ठीक है। रेडी हो सब लोग, अब तो तैयार हो जाओ आप लोग, चलो ऑनलाइन वाला लोग भी रेडी, तैयार। मुझे बताइए, क्या एपीसी का वैल्यू 1 हो सकता है, यस और नो, यस, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद में मुझे बताइए, क्या एपीसी 0 हो सकता है, नहीं होगा, बिकॉज कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। क्या एपीएस 1 हो सकता है, क्यों, सेविंग्स, सर सेविंग्स तो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे, ठीक है। क्या एपीएस
1.2 हो सकता है सर। 1 नहीं होगा तो 1.2 कहाँ से होगा? गलत बात करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एपीसी क्या मोर देन 1 हो सकता है? हाँ, बिकॉज ये कब होगा आपका, जब आपका दिस सेविंग्स हो रहा है, यानी कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम, या फिर सेविंग्स क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, चलेगा। क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? नहीं। एपीसी क्या लेस देन 1 हो सकता है? होगा, हो सकता है। कब होगा? क्योंकि जीरो से शुरू होता है। ठीक है, बट क्या एपीसी जीरो से छुटा सकता है? ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव होना पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है एपीसी वाला पार्ट? ठीक है, एपीसी के सारे कॉम्बिनेशन क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पूछ सकता है आपको। ठीक है, किसी को फोटो वगैरह खींचना तो खींच लेना। ठीक है, इसका। ठीक है, हो गया, डन। चलो नेक्स्ट सवाल का सेट। क्या एमपीसी 1 हो सकता है? एमपीसी 1 का मतलब क्या हुआ? जितना मैंने इनकम कमाया, नहीं, जितना मेरा इनकम बढ़ा उतना ही मेरा खर्चा भी बढ़ गया। सैलरी बढ़ा 30,000 रुपए से, और 30,000 रुपए का ईएमआई बांध के आ गया आप। ठीक है, बोलता है गाड़ी लेना जरूरी है अब तो। क्या कर दिया आपने? 30,000 रुपए का ईएमआई बांध के आ गया, फॉर्चुनर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या उस केस में क्या हो रहा है? एमपीसी इक्वल टू, ठीक है, ये पॉसिबल है क्या? हाँ सर। क्या एमपीसी जीरो हो सकता है? अरे वाह, यही मोमेंट का तो मैं इंतजार कर रहा था। दो आंसर आया। कितना लोग बोलता है हाँ? कितना लोग बोलता है ना? तो जो ना बोलने वाला तो परिवार तक कहाँ गया? और बाकी तुम क्या कर रहे हो? क्या? क्या पता नहीं। कॉमन सेंस तो लगा ही सकता है इसमें। ये होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा? बोलो नहीं होगा, हाथ उठाओ ऐसे दम मार के। ठीक है, बताओ तो। नहीं होने वाला लोग कौन कौन था? हर जगह में जयेश को डाल दो। ये वो धमाल मूवी नहीं था उसका जो वो था ना, जिसको 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 आगे बढ़ना है, जिसको जिसको मरना नहीं हो पीछे आगे आ जाओ। ठीक है, वो लोग बाकी लोग पीछे लड़ाते तो जयेश आगे है। ठीक है, संभव में तो देखो वो तो क्लास आदमी है। ठीक है, बताइए होगा या नहीं होगा? एमपीसी जीरो सकता है? अरे आपने तो बोला एपीसी जो है वो जीरो होना पॉसिबल नहीं है ना? आपने क्या कहता था उस समय? नहीं। तो अर्चिता जी इसमें जीरो कैसे हो सकता है? हाँ, हाँ, क्या बात है। इसके साथ में ऐसा होगा? बात हम बता रहे बाद में जाके जब पैसा बढ़ाएगा ना अपना, ये खर्चा करने वाला में से नहीं, हम बता रहे तुमको। जैसे बोला ना, इनकम बढ़े तो खर्चा जरूर ना बांधेगा। हाँ, कोई बात हुआ क्या? अच्छा ठीक है, अगर आपका इनकम ₹1,00,000 था और खर्चा है आपका 60,000 रुपीज। ठीक है, आपका इनकम ₹1,50,000 हो गया। वाह। ठीक है, आप एकदम सेल्फ सफिशिएंट आदमी, बोलता मेरा खर्चा ही नहीं बढ़ा। ठीक है, इट गेटिंग वेरी पर्सनल। ठीक है, तो बताइए आपका इनकम कितना से बढ़ा? 50,000 रुपए से। खर्चा कितना से बढ़ा? जीरो से। ठीक है, जीरो बाय वाई कितना होता है? तो एमपीसी का जीरो होना पॉसिबल है, बट एपीसी का जीरो होना पॉसिबल नहीं है। बस। क्या एमपीएस हो सकता है? हाँ सर, पूरा का पूरा इनकम जो है आपने क्या कर दिया? उड़ा दिया, खर्चा कर दिया। ठीक है, वाह। कौन बोलता है ना? अरे भाई, अगर एमपीसी जीरो है तो एमपीएस क्या होगा भाई? 1। पहला बताओ वो मैथमेटिकल लॉजिक। सेकेंड, अरे भाई एमपीएस 1 मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ा, पूरा का पूरा पैसा सेव कर दिया। अर्चिता वाला केस, इनकम बढ़ेगा तो पूरा पैसा थोड़ा ना खर्चा करेगा। सही बात है, सेम केस। समझ में आया? बिकॉज योर म प स प्लस म प स इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीसी इक्वल टू, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल ये वाला पार्ट? ठीक है, बाकी वैल्यूज नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या एमपीसी मोर देन 1 होता है? आंसर इज जनरली नहीं। ऐसा तो कभी होगा? इनकम मेरा 50,000 से बढ़ा, हम ईएमआई 70,000 रुपए का बढ़ा दिया। नॉर्मल लोग, इसलिए बना जनरली, नॉर्मल लोग जिसके अंदर थोड़ा सेंस है, ठीक है, वो लोग ऐसा काम नहीं करें, इसलिए आंसर भी लिख दिया।
मतलब सीबीएसई जानता था कि ऐसा कोई नमूना पूछ सकता है, तो उसने लिखा जनरली इट इज नॉट। ठीक है, बाकी भी नेवर नो। ठीक है ना संभव? क्लियर है? आओ देखो, द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज फ्रॉम व्हाट बिटवीन 0 and 1, बिकॉज इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, तो एमपीसी क्या होगा आपका 1। और अगर पूरा का पूरा पैसा आपने सेव कर लिया तो एमपीसी क्या होगा आपका 2। और मुझे बताइए, सेकंड क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। ये तो बहुत बहुत बार कॉमन कर लिया है। बताइएगा इसका आंसर सही है या नहीं है? सही है। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि सर इनकम जब पुअर लोग का बढ़ता है तो भैया पहले से हालत खराब रहता है, थोड़ा बहुत इनकम बढ़ भी जाता है तो वो भी खर्चा में ही निकल जाता है। बट रिच लोग के पास तो अनशन ऐसे ही पैसा है, थोड़ा बहुत और अगर अंबानी जी पैसा कमा भी लेगा, मुखिया अपना, थोड़ा बहुत और पैसा आ भी गया तो उसको पता भी चलेगा पैसा आया है क्या। अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी उसका खर्चा जो है चल रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, और एमपीसी भी जस्ट लाइक एपीसी कम होते रहेगा जैसे से आपका इनकम बढ़ते रहे। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? अब सेविंग्स फंक्शन आपको पता है क्या होता है? ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड नेशनल इनकम। इनकम की वजह से सेविंग्स में कितना चेंजेस आता है। तो मैं जो भी अभी आपको कंजम्पशन वाला पार्ट बोला ना, उसके आगे क्या लगा दो आप, सेविंग्स। पूरा कॉन्सेप्ट हूबहू क्या है, सेम है। एपीएस का मतलब क्या हुआ, एस बाय वाई। इनकम का कितना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, चलेगा ये वाला? बाबर नहीं पढ़ा रहा हूँ ये वाला पार्ट को, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव बिकम जीरो एंड देन पॉजिटिव, उस हिसाब से वैल्यू भी आपका रहता है। सिमिलरली एमपीसी कैसे निकालोगे, डेल्टा एस पे डेल्टा वाई, इसका वैल्यू भी आपको पता है क्योंकि 0.8 वाज एमपीसी, तो 0.20 क्या होगा आपका एमपी। ठीक है, इज इट फाइन? मुझे बताइए, ठीक है चलेगा? ठीक है, क्लियर है? कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ मुझे बताइए यहाँ तक। नहीं हो रहा है? ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक, सम्स नहीं करा रहा हूँ, सम्स नहीं करा रहा हूँ, जो किया है वही करवा रहा हूँ। ठीक है, सम्स नहीं करवाऊंगा आज, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, नहीं तो ये तो चले जाएगी बता रहा हूँ। ठीक है, बोलेगा पहले 4 घंटा पढ़ा दिया फिर 2 घंटा पढ़ा दिया, माथा खराब कर दिया। ठीक है, आप लोगों को ये वाला पार्ट ऑलरेडी आता है क्या, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ऑलरेडी आता है। 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रिमेन्स कांस्टेंट। इंड्यूस क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहता है। क्लियर? ठीक है, तो आप दिमाग में प्रॉपर्ली सेट हो तो एडी के कंपोनेंट, सी प्लस आई, सी के चार्ट जैसे मैंने कराया रिवाइज, वैसे रिवीजन आपको भी करने का। सी के अलग अलग कंपोनेंट्स, आई के अलग अलग कंपोनेंट्स, उस पर 2 डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में 2 चार्ट बनाया, एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस, उसके हिसाब से अपन ने पढ़ लिया, चार्ट बना लिया आपने। ठीक है, कॉम्पोजिट चार्ट आपने बना लिया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा थियोरी एलिमेंट है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए प्लीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए प्लीज। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बट ये फुद्दू लेवल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है और अगर आप एग्जाम में समझ नहीं पाए क्वेश्चन को तो अपना मार्क्स चला जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। जब भी आप कोई पैसे इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, ठीक है, तो मेरे को 2 चीज ध्यान रखना है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें, बट 2 एटलीस्ट बेसिक चीज हमको ध्यान रखना है। नंबर 1, हम लोन लेगा तो लोन पे मुझे को कितना इंटरेस्ट देने का है। ठीक है, मैं जब लोन लूंगा पैसा बिजनेस करने के लिए तो उसमें कितना इंटरेस्ट मेरे को देने का है। नंबर 2, मैं जो बिजनेस में रुपया डाल रहा हूँ उससे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा इन परसेंटेज, राइट? ठीक है, जो मुझे लोन का इंटरेस्ट पे करना है परसेंटेज में, और जो मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसको क्या बोलेगा अपन, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उसको अपन ध्यान देगा नहीं, मुझे बताइए सही बात है या नहीं, मुझे बताइए। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? इन दोनों चीजों को ध्यान देना है या नहीं? ठीक है, तो जो आप बैंक को पे करते हो एज एन इंटरेस्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अपन रिप्रेजेंट क्या करता है एज आरओआई। और जो मेरे को बिजनेस से पैसा रिटर्न में मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एमईआई और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एमईआई और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल। इसने नहीं लिखा बिकॉज दोनों में आरओआई आरओआई हो जाएगा, इसलिए बोलता है, सही बोलता है, मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल बात करते हैं अपन तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं अपन। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। तो एमईआई इज व्हाट, तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हमें पता है क्या एग्जैक्टली कितना मिलेगा अपने को पता नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन विच वी आर अबाउट टू इन्वेस्ट इज नोन एज व्हाट, एमईआई। ठीक है, और आरओआई का मतलब क्या हो गया, भैया जो मैंने बाजार से पैसा लिया उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये कॉमन सेंस वाला चीज था या नहीं था? एग्जाम में क्या होता है, आप एमईआई पहचान ही नहीं पाओगे क्या होता है, तो आंसर गया आपका तो।
जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसा लगा ना क्या फुद्दू कॉन्सेप्ट है, बताइए हमको तो। सही बात है ना, ये सब आपको टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इन्वेस्ट कब करूंगा, व्हेन योर MEI इज मोर देन ROI, अदरवाइज मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। मेरे को अगर कहीं से 12% मिल रहा है और मेरा इंटरेस्ट लग रहा है 8%, तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, सोच सकता हूँ करने का। अगर बराबर है तब भी मैं करूंगा, जरूरी नहीं है। और अगर कम है तो तब तो सोचने का दरकार ही, ठीक है, डन। ठीक है, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। अगेन थियोरी क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में देखा गया है। MEI ROI से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्स एंटे वाला पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में कंटिन्यूअसली आ रहा है, सम्स में भी कभी कभी घुस घुस के आता है हल्का हल्का, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको। इसका कॉन्सेप्ट ही अगेन वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो हल्का सा, और इसको दोनों टॉपिक खत्म करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट को विल बी डन। ठीक है, थोड़ा हैवी है आई नो दैट, पर चलो ऑप्शन नहीं है अपने पास में भी फिलहाल, ठीक है, टाइम बहुत कम है अपने पास में, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप मुझे बताइए एक्स एंटे का मतलब क्या है आपका, प्लांट। एक्स एंटे को क्या बोलता है अपन, प्लांट। तो एंटे का मतलब क्या हो गया, प्लांट। इसको क्या बोलेंगे अपन सिंपल लैंग्वेज, इसको हटा दो, पहले क्या बोलेंगे इसको, प्लान सेविंग्स और प्लान इन्वेस्टमेंट। मैंने कि यानी कि हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं पूरे साल में सेविंग्स करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। पढ़ लो, ध्यान दे दो थोड़ा सा। जस्ट बिकॉज हमको तुम दिख नहीं रहा इसका ये मतलब नहीं कि तू डांट नहीं सकता है। हमको बस फ्लो नहीं तोड़ने का मन कर रहा था इसमें लेक्चर में, इसलिए वो बोलने का मन था, पर तुम्हारा पेशेंस लेवल इतना ज्यादा टेस्ट करता है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। तब से गपिया रहा है, घर जाके गपिया लो ना, टाइम पास करने आता क्यों है तुम इतना, फालतू का तो बुक ही नहीं निकालना है, और लाया तो शेयर करो सब में। जिसको आता है यहाँ पे वो भी आराम से पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। बताइए एक्स एक्स एंटे सेविंग्स और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या हो गया आपका, लैंड, ठीक है। तो एग्जाम में इसका डायरेक्ट थ्योरी भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, कि आप बताओ कि एक्स एंटे क्या होता है, ठीक है। चलेगा कि एक्स एंटे का मतलब क्या हो गया, प्लानिंग के साथ में मैंने इस साल इतना प्लानिंग किया, मैं 5,000 रुपए का सेविंग्स इस साल करूंगा, ये क्या हो गया, एक्स एंटे। मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा SIP में, ये क्या हो गया, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या है, मैंने सेविंग्स किया 3,000 रुपए का, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल। एक्चुअली में मैंने कितना सेविंग्स किया, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आया। तो कैसे याद करें, पोस्ट मतलब बाद में, बाद में क्या होगा, एक्चुअली होगा, ठीक है। तो एक्स पोस्ट क्या हो गया, एक्चुअल। एक्स एंटे क्या हो गया आपका, प्लान। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल। देखो क्या होता है, आपको याद होगा एडी जो है, एडी वो प्लानिंग है या एक्चुअल है, प्लानिंग है, अपन एस्टिमेट करता है बराबर। तो उसमें कभी कभी क्या करता है पता है लोग, इन्वेस्टमेंट वर्ड के जगह में लिख देगा वो लोग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। अगर मेरा एडी प्लान है तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी क्या है, प्लानिंग। मेरा कंजम्पशन भी क्या है, प्लानिंग है। मेरा सेविंग्स भी क्या है, प्लानिंग। तो वो लोग कभी कभी क्या कर देता है, एक्स एंटी सेविंग्स लिख देता है, या फिर एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट लिख दिया। बात बिल्कुल सेम ही है, वो एस और आई ही है। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा होता है, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट दे दिया और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया। आपको चूज करना है कौन सा इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सा आएगा इसमें, एक्स एंटी, बिकॉज हमेशा जो हम लोग कैलकुलेट करता है वो क्या है, एस्टिमेटेड। तो ये ऐसे प्रैक्टिकल में घुसाने का तरीका है इनका, ठीक है। कि ऑटोनोमस वर्ड नहीं डाल के क्या करता है, एक्स एंटे वर्ड डाल देता है। ऑटोनोमस डाला तो टेंशन ही नहीं है अपने को, बराबर। और नहीं तो एक्स एंटे डाल देता वो लोग, ठीक है, चलेगा। तो ये प्रैक्टिकली या फिर थ्योरी वाला पार्ट से पूछ लेता है। लास्ट वाला जो टर्म है आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है पहले से ही, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है आप लोगों को, ये चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी हम लोग कर लिया, तो इट इज लाइक ऑफ रिविजन टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बहुत प्यार से कर लिया था इसको, आईडी का, ठीक है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है आपका, दोज हु आर विलिंग टू वर्क and able to work at the existing wage rate, they get their work without any difficulty is known as what, full employment। इसको मार्क कर लीजिए, जब डिमांड फॉर वर्क इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ वर्क, ठीक है। द डिमांड ऑफ वर्क इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ वर्क इज नोन एज व्हाट, फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जितने लोग काबिल है और एबल है करने के लिए, वो लोगों को अगर काम मिल रहा है उसको अपन बोलता है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सबको काम मिल जाए, ठीक है, क्योंकि सबको काम मिले जरूरी नहीं है। मेरे को काम नहीं करने का तो मेरे को जरूरी है कि जॉब करूं मैं, नहीं, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, दोज हु आर विलिंग and able and they get their work is known as what, full employment, ठीक है। इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दो टाइप का चीज था, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ऐसे तो ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट्स है, ठीक है, बट ये अगर हुआ है इकोनॉमी में तो अपन क्या मानेंगे कि देश फुल एम्प्लॉयमेंट में ही है। ये दो क्या याद है किसी को, एक था आपका फ्रिक्शनल, यानी फ्रिक्शनल किसी को याद है क्या था,
एक जॉब से दूसरा जॉब में स्विच कर रहे हैं आप, तो बीच में कुछ पीरियड के लिए आप क्या रहते हो, अनएम्प्लॉयड रहते हो। नोटिस पीरियड नहीं बोलेगा, नोटिस पीरियड तो अपन सर्व करता है, काम करता है। जब अपन एक जॉब छोड़ देता है, नोटिस पीरियड सब कुछ कर लिया, तो जब दूसरा जॉब का ऑफर लेटर जब तक नहीं आता ना, ये ऑफर लेटर आने के बाद भी ज्वाइनिंग डेट थोड़ा आगे रहता है, कभी कभी 10-15 दिन, 12 दिन, एक महीना, डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर, सब कुछ के ऊपर। तो उसको क्या बोलता है अपन, ठीक है, फिक्शनल। जैसे क्या होता है, जैसे मैं अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ, दूसरा वाला बंदा जो है जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ आगे जाके उस फॉर्म में, वो तो नोटिस पीरियड सर्व करेगा अपना। ठीक है, मैंने खत्म कर लिया नोटिस पीरियड अपना, मेरा 2 महीना का था, उसका 3 महीना का था, तो मैं तो 3 महीना बाद ही, 2 महीना बाद तो ज्वाइन कर सकता हूँ, पर उसको पोजीशन कब मिलेगा मुझे, 1 महीना बाद में। तो वो 1 महीना के लिए मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल। ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, कैन बी आस्क्ड फॉर अ थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल। इसको याद है किसी को, स्ट्रक्चरल क्या था? ये तो तुम्हारा दास्तान हो गया है तो। मैं चाहता किसी और को हूँ। ठीक है, क्या है, क्लियरली थोड़ा सा बताओ, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हाँ, अगर स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से आप एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गए, एग्जाम्पल, आप टैली में काम करते हो, उसका एक हायर वर्जन था जिसको बोलते हैं एसएपी, अगर वो एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर लिया, तो जब तक मैं ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ एसएपी का, तब तक क्या मैं इसके लायक हूँ काम करने के लिए? तब तक के लिए मैं टेम्परेरी पीरियड के, जब तक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, तब तक मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? मैं लैंग्वेज, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एक सिस्टम पे अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल टैली बोल के चलता है ना अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, टैली से थोड़ा सुपीरियर, थोड़ा नहीं काफी सुपीरियर सॉफ्टवेयर आता है एसएपी बोल के, वो बहुत कुछ मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब जैसे टैली चल रहा था अपना, अकाउंटेंट जो था टैली जानता था प्रॉपर्ली, वो कर लगा अकाउंटिंग, या फिर किसी को था ना वो पुराना लिखने का हिसाब से वैसे करता था, वो टैली आ गया। ठीक है, उसका आदत क्या था, लिखने का, अकाउंट्स को लिख के करता था, और टैली आ गया, और वो सीख नहीं पाया अभी तक। तो वो टेम्परेरी पीरियड, जब तक वो टैली नहीं सीखेगा, तब तक वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। उसको क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो मिसमैच क्रिएट हो गया, जो तुनेश ने कहा था सही, इसने कहा था। ठीक है, देयर इज अ मिसमैच क्रिएटेड, ठीक है, बिटवीन द अनएम्प्लॉयबल पर्सन एंड द डिमांड फॉर द स्पेसिफिक। समझ में आया? जो काम जो है उसके हिसाब से वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, अगर उसने ट्रेनिंग ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वापस से एम्प्लॉयड हो जाएगा। इसको क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बाकी दो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री आ जाएगा? इनवॉलेंट्री क्या है, मेरा, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, वेज रेट में भी काम करने रेडी हूँ, बट मेरे को काम नहीं मिल रहा है। और वॉलेंट्री क्या है, मेरे को नहीं लगता है कि मेरा पोजीशन को समझ पा रहा है, इतना पैसा मेरे को दे नहीं रहा है ये, मतलब मैं इच्छा से क्या कर रहा हूँ, अनएम्प्लॉयड हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को, वो तो उसमें आएगा भाई, चैप्टर नंबर 7 में, वो उसमें पढ़ा दिया बोल के इसमें नहीं डाला, ये सब उसमें नहीं है। ठीक है, चलेगा। विद दैट ये यूनिट नंबर 1 का प्रैक्टिकल पोर्शन बाकी है, उसके अलावा मैंने एक बार के लिए थ्योरी वाला पार्ट करा दिया है। जिसका फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ है, जिसका हो चुका है, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आज जाके रिवाइज करो, बट आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, मैं आप लोगों को आज शीट दे दूंगा, ईडी के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा आज। ठीक है, जिन लोग का हुआ एक बार, काफी लोग आंसर दे पा रहा था, आप लोग केवल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो एडी का। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम करा था, आप लोग रीडिंग करना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत फास्ट किया इसको, हम लोग इस क्लास को जनरली हम लोग 5 से 6 क्लास लेता था इसको खत्म करने में। ठीक है, प्रोबेबली मोर देन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग रिवाइज कर लेना इस वाला पार्ट को, इसको मैं कट करके दे भी दूंगा, आगे जाकर किसी को अगर रिवाइज करने का है तो दे दूंगा आप लोगों को ये वाला पार्ट। ठीक है, चलेगा।